इस वीडियो के अंत तक आप जान लेंगे कि भारत के मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान से क्या सीखना चाहिए। इमरान नियाजी की गिरफ्तारी करप्ट प्रैक्टिसेस के एक मुकदमे में हुई है। कैसे पाकिस्तान गृह युद्ध की स्थिति में पहुंचा और कैसे पाकिस्तान के कट्टर रिलीजन ने भारत के सबसे धनी क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। कैसे भारत के कुछ लोग फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। पाकिस्तान का निकट और दूर का भविष्य क्या है, कैसे पाकिस्तान गृह युद्ध तक पहुंचा, कैसे रिलीजन ने इसमें बड़ा योगदान दिया और यदि भारतीय माइनॉरिटी ने इसे नहीं समझा तो कैसे भारत की स्थिति भी विस्फोटक होगी। ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक वीडियो को देखें। तो जी, पाकिस्तान ने भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि को कैसे बर्बाद कर दिया या भारत का मुसलमान पाकिस्तान में क्या पढ़े, ये सब जानने से पहले पाकिस्तान का करंट हाल जानना आवश्यक है। 9 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और बुशरा बीबी के पति इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? करप्शन के चार्जेस में। पाकिस्तानी सरकारी तंत्र के हिसाब से जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उनकी बीवी बुशरा बीबी के नाम पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जमीन किसी उद्योगपति से उन्होंने घूस के रूप में ली थी, एक ट्रस्ट के नाम पर। पाकिस्तान के औकात के हिसाब से इस जमीन की कीमत 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की है और इस बात पे इमरान खान को पैरामिलिट्री फोर्सेस कुछ इस तरह तोड़ते हुए घसीट कर पकड़ कर ले गई। पर इससे पाकिस्तान में क्या स्थिति उत्पन्न हो गई? सोशल मीडिया पर इमरान खान की पार्टी ने प्रोटेस्ट के लिए कहा और पाकिस्तान के हर शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। स्थिति कुछ ऐसी थी जैसी आप स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में दिख रहे हैं, परंतु ये वीडियोस आपको असली स्थिति नहीं बताते क्योंकि इमरान खान के समर्थक रावलपिंडी में आर्मी के हेडक्वार्टर्स में घुस गए और कॉर्प्स कमांडर के घर का मलीदा बना दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर कुछ इस मुद्रा में धावा बोला जा रहा था। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के घर पर पत्थर फेंके गए। कितनी ही पब्लिक प्रॉपर्टी जिसमें बस, ऑफिस सब आते हैं उसे जला दिया गया और ऐसी ही प्रोटेस्ट की स्थिति पाकिस्तान से बाहर यूरोप के देशों तक में देखी गई। पाकिस्तान की कोई भी इंस्टीट्यूशन इस उपद्रव की स्थिति से नहीं बची और बात यहां तक पहुंच गई थी कि कॉर्प्स कमांडर के घर में घुसकर तोड़फोड़ के बाद लोग फ्रिज से निकालकर स्ट्रॉबेरी खा रहे थे। I got this frozen strawberry from poor commander's रेफ्रिजरेटर। इस पर जवाब भी दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा। यदि प्रशासन जैसी कोई चीज पाकिस्तान में है तो आर्मी स्वयं सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट रुकवा रही है। 1300 प्रोटेस्टर्स गिरफ्तार हैं, 8 मारे जा चुके हैं और मोबाइल सर्विसेज अधिकांश जगह बंद हैं। वैसे ही कहीं कहीं सिग्नल आते हैं वहां। इस टाइम हम खड़े हैं ISI हेडक्वार्टर के बाहर, हमजा कैंप के बाहर, पिंडी मरी रोड पे, और यहाँ पे आर्मी ने जो है पुरअमन मुजाहिरीन पे, आम नौजवानों पे, यूथ पे स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी है। इमरान खान अब बेल पर बाहर हैं, पर उपद्रव अभी भी चल रहा है। शहबाज शरीफ जो अब प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर एंटी टेररिज्म कोर्ट में उनको घसीटने तक की बात कह दी है। ये उस देश में है जहां महंगाई इस समय 36% से भी अधिक है, जो देश डिफॉल्ट की स्थिति में है या यूं कहें कि टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। पर यह सांप इतना बड़ा हुआ कैसे? अप्रैल 2022 में इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से उतारकर फेंक दिया गया था। शब्द सुनने में अनुचित लगेंगे पर एक्चुअली में हुआ तो यही था, परंतु कैसे? इमरान खान 1996 में अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाकर राजनीति में कूदे थे। 1999 में जनरल मुशर्रफ डेमोक्रेसी को कुचलकर पाकिस्तान के डिक्टेटर बन गए थे मिलिट्री कू के द्वारा। इमरान खान ने इनका समर्थन किया था। अब 2018 में इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं, आर्मी की हेल्प से ही एलिजिडली, पर दोनों के बीच में रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं जब इमरान खान 2021 में आर्मी के फेवरेट लीडर्स को सपोर्ट करने से मना कर देते हैं और इसके बाद मीडिया में छपने लगता है कि इमरान खान अपने किसी क्लोज बंदे को आर्मी का चीफ बनाना चाहते हैं। बस फिर क्या था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया इमरान खान के विरुद्ध। जितनी छोटी छोटी पार्टियों से समर्थन लेकर इमरान खान ने सरकार बनाई थी, उन सब ने समर्थन वापस ले लिया आर्मी के दबाव में और इमरान खान के लग गए। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन और यूएस गवर्नमेंट उसके खिलाफ मिल गई है।
और उसी दिन से इमरान खान पूरे पाकिस्तान में रैली कर रहा है कि जल्दी इलेक्शन कराओ, जल्दी इलेक्शन कराओ। अब खाने का पैसा तो है नहीं, इलेक्शन कैसे करवाएं। तो जी इस प्रकार बात यहां तक पहुंच गई कि आर्मी वालों की गुद्दी लोग पकड़ रहे हैं। 2 दिन पहले की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को IMF जो लोन दे रहा था वो अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने शर्तें पूरी नहीं की हैं। पाकिस्तान के लोगों द्वारा पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर, उसके बेसेस और घरों पर हमला क्या दिखाता है? क्लियरली पाकिस्तानी आर्मी की रिस्पेक्ट पाकिस्तान के आम आदमी की नजरों में कम हो चुकी है। पहले ऐसा नहीं था। 1990 के दशक में या पहले भी आर्मी का चीफ सत्ता पर कब्जा कर लेता था, अपने आप को देश का रक्षक या मसीहा दिखाकर। लोग कुछ नहीं करते थे, जीवे जीवे पाकिस्तान गाने के अलावा। आज उसी आर्मी वालों के हेडक्वार्टर में और घर में घुसकर आग लगा रहे हैं। स्थिति बदल गई है। पर दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर इमरान खान है, जिसकी किसी स्पीच में पाकिस्तान की किसी समस्या का हल नहीं दिखता, फ्री रेवड़ी बांटने के अलावा। तो सिचुएशन सॉल्यूशन लेस है। पाकिस्तान के समक्ष आर्मी डिक्टेटरशिप है या फिर एक पॉपुलर सिविल पॉपुलिस्ट लीडर है जो जुबान चला सकता है बस। परंतु पाकिस्तान की एक्चुअल स्थिति पता है क्या है? तो जी ग्रोथ रेंग रही है, महंगाई 36% पर है और खाने पीने की चीजें तो 47% महंगी हैं शहरों में। अगर गांव में देखें तो महंगाई की दर 52% है खाने पीने की चीजों में। फॉरेन रिजर्व 4.4 बिलियन रह गए हैं, वो भी कटोरा फैलाने के बाद। 1 महीने का इंपोर्ट दिला सकते हैं ये। और ऐसे में ये प्रोटेस्ट क्या हो सकता है आगे इस वजह से? एक उदाहरण से देखते हैं। लेबनान अरब देशों में एक देश है। वहां के भ्रष्टाचारी अमीरों में प्रतिस्पर्धा थी एक दूसरे से। वहां के पॉलिटिकल पावर सेंटर्स एक दूसरे से युद्ध में लगे रहते थे और पावर ब्रोकर्स एक दूसरे से उलझे रहते थे। क्या हुआ इससे? सत्ता जो थी वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ रही हमेशा। इकोनॉमी चौपट रही, इंडस्ट्री देश से भागने लगी, ब्रेन ड्रेन होने लगा, लोग देश छोड़ने लगे, चीजों की कमी होने लगी और महंगी होने लगी, लोग गरीब होने लगे और अंत में एक फुल ब्लोन ब्लडी सिविल वॉर हो गई। इसमें से एक भी ऐसी चीज नहीं जो पाकिस्तान में नहीं हो रही है। पावर के केंद्रों में युद्ध हो रहा है, एलिट्स का रिसोर्स को लूटना चल रहा है, चौपट इकोनॉमी, ब्रेन ड्रेन, इंडस्ट्री का भागना, महंगाई और अब सिविल वॉर जैसे हालात, ये पाकिस्तान में है। परंतु क्या पाकिस्तान हमेशा ऐसा था? पाकिस्तान ने यह हाल जिस क्षेत्र का किया है वो कोई ऐसी वैसी जमीन नहीं है। 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो भारत की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था। पंजाब में 5 नदियां आती थी। बंटवारा होते ही 5 में से 4 पाकिस्तानी पंजाब में चली गई। भारतीय पंजाब में बस सतलुज रह गई। अब आप सोचिए कि भारत की धरती के किस टुकड़े में जहर बोया गया है पाकिस्तानियों द्वारा। हो सकता है आप ना सोच पाए इस उदाहरण से, तो थोड़ा आंकड़ा देखते हैं ब्रिटिश सरकार के। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ डेवलपिंग रीजन्स 2013 के अनुसार 1901 से 1911 के बीच में बॉम्बे की जीडीपी पर कैपिटा पंजाब से नीचे थी। बॉम्बे इंडस्ट्री पर आधारित था और पंजाब खेती पर। उसके बावजूद भी अगर हम रियल जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो भी पंजाब बाकी हर क्षेत्र से बहुत आगे था और ग्रोथ रेट में भी। और ये आजादी के बाद भी चलता रहा था। 1857 से 1947 तक भारत पर डायरेक्ट ब्रिटिश राज रहा था। सन 1900 से 1947 तक भारत केवल 0.9% की जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ पा रहा था ऑन एन एवरेज। एजुकेशन का हाल इससे भी बुरा था। 1947 में केवल 17% लोग पढ़े लिखे थे भारत में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 25 से 30 वर्ष के बीच थी लोगों की। और ऐसे में भारत की सबसे उपजाऊ भूमि पाकिस्तान के पास चली गई थी। 1947 के बाद भी यही हुआ था। 1962 से 1986 के बीच का जो ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें ब्लू रंग से पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है और लाल रंग से भारत की ग्रोथ रेट है। इस पूरे टाइम फ्रेम में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भारत से कितनी अधिक है वो आप देख सकते हैं। इस ग्रोथ रेट में ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश का भी बहुत बड़ा हाथ था। भारत ने तो 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद जाकर कुछ गति पकड़ी है, अन्यथा पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भारत से अधिक ही रही थी। परंतु ऐसा क्या किया था पाकिस्तान ने कि भारत से मिले भूमि के सबसे उपजाऊ टुकड़े को उसने ऐसा बना दिया है कि आज भीख मांगने की नौबत है। पाकिस्तान का 80 के दशक तक भारत से बेहतर ग्रोथ रेट और उसके बाद से पाकिस्तान का नरक बनना। क्या कारण है इसका? कई कारण है, पर सबसे बड़ा कारण है हेट। पाकिस्तान बना ही हेट की नींव पर था, पर कुछ ऐसा हुआ कि जो हेट हमेशा से थी वो सैकड़ों गुना बढ़ गई। क्या हुआ था ऐसा? 1950 के दशक में पाकिस्तान में लगभग 250 मदरसे होते थे। 1960 के दशक में 500, 1970 के दशक में लगभग 700। पर 2008 आते आते ये मदरसे अधिकृत और अनाधिकृत मिलाकर
40,000 पार कैसे कर गए? तो जी पहले मदरसे से पढ़ा बंदा केवल रिलीजियस जगहों पर मौलाना मौलवी बन सकता था, पर पाकिस्तान में 1977 से 1988 तक जनरल जिया उल हक की तानाशाही का शासन रहा था और इस समय में मदरसों की संख्या कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ गई। जिया उल हक ने आर्मी की लोअर रैंक पोस्ट पर मदरसा छाप लोगों को रखने का लॉ बना दिया। दूसरी तरफ जिया उल हक खुद एक डिवोटेड देवबंदी था और वो वहाबिज्म से अट्रैक्टेड था, तो उसने सऊदी अरब से पैसे का फ्लो खोल दिया और इस प्रकार देवबंदी और वहाबी दोनों मदरसे पाकिस्तान में खुलने लगे। इसके अलावा जिया उल हक की सरकार ने एजुकेशन पर सरकारी बजट बेहद कम कर दिया। सरल शब्दों में सरकारी स्कूल खोलना या उसकी सुविधाएं बेहद कम होने लगी, तो लोगों के पास मदरसे में पढ़ने का स्कोप था। इसके अलावा सऊदी पैसे से खुलने वाले मदरसे छात्रों को रहने और खाने की सुविधा भी देने लगे, तो बस गरीब लोगों ने अपने बच्चों को मदरसे भेजना चालू कर दिया। पर छोड़ा तो जिया उल हक ने नॉर्मल स्कूलों के करिकुलम को भी नहीं था। क्या पढ़ाया गया इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में? ए फॉर अल्लाह, जे फॉर एच फॉर हिजाब। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की स्कूली पुस्तकें माइनॉरिटीज खासकर हिंदुओं के प्रति हेट फैलाती हैं, जिन्हें इस्लाम का दुश्मन बताया जाता है इन किताबों में। इन्हीं मदरसों में पनपी विचारधारा ने पाकिस्तान में अंततः क्या किया? तो जी नवाज शरीफ के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर रहे सरताज अजीज ने 2016 में वाशिंगटन में बताया था कि कैसे इन मदरसों में बम बनाना, सुसाइड बॉम्बर बनाना या फिर आतंकी बनाना सिखाया जा रहा है। 2009 में देवबंदी विचारधारा वाले तहरीक तालिबान ने लड़कियों के सारे स्कूल बंद कर दिए। 80,000 लड़कियां घर पर बैठ गई। 183 स्कूल बम से उड़ा दिए गए। अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ संघर्ष चल रहा था। यूएस, सऊदी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मदरसों का प्रयोग अफगानी जिहाद में घुसने के लिए किया। यूएसए ने वहाबी क्लेरिक्स के साथ मिलकर कई किताबें और कोर्स बुक तैयार किए, जिनका काम ही जिहादी उत्पन्न करने का था। ये कोर्स तैयार करने के लिए $51 मिलियन दिए गए यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का को यूएस द्वारा, और धीरे धीरे ये कोर्स पाकिस्तान के युवा को लील गया। जो मदरसे शुरुआत में रूस से जिहाद और हेट सिखा रहे थे अफगान जिहाद के लिए, वो बाद में किसी भी नॉन मुस्लिम से द्वेष सिखाने लगे और यहीं से यहूद, हनूद और नसारा की साजिश जैसे नारे जो थे वो सामने आने लगे। जिन मदरसों का कोर्स कभी अमेरिकी डॉलर से बना था, आज उन्हीं मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि अमेरिका के प्रति जिहाद उनका रिलीजियस कर्तव्य है। आगे इन मदरसों से पता है क्या निकला? सिपाही साहबा पाकिस्तान, लश्कर जंगवी या तालिबान जैसे संगठनों के लगभग सभी लीडर्स और 90% काडर्स इन्हीं मदरसों ने पैदा किए हैं। हरकत उल मुजाहिदीन, हुजी, जैश, लश्कर तोयबा जैसे संगठनों के 70% लीडर्स और काडर्स इन्हीं मदरसों से निकले हैं। और इन्हीं सुअर संगठनों ने भारत पर या ग्लोबली क्या क्या किया वो बताने की आवश्यकता नहीं है, पर इन्हीं संगठनों ने किसी भी देश से अधिक पाकिस्तान को नुकसान किया है। 80 के दशक में पाकिस्तान में मदरसा बढ़े, हेट जो पहले से ही थी वो कई गुना बढ़ी। यही हेट पूरे पाकिस्तान को आज कंज्यूम कर रही है। जिस दिन से ये मदरसे बढ़े, पाकिस्तान का ग्रोथ केवल नीचे गिरा है। आपके आंगन में पला अजगर एक दिन आपके बच्चे को निगल ही जाएगा। पर भारत के मुस्लिम समुदाय को इन मदरसों को क्यों स्टडी करना चाहिए? कर्नाटका में इलेक्शन हुए, कांग्रेस की जीत हुई और इसके बाद पब्लिकली एक भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मामला भी पुलिस के सामने है। एफआईआर में बताया गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पर अंतिम निर्णय न्यायपालिका का होता है। वीडियो जांच के लिए गया हुआ है, परंतु पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कोई पहली बार नहीं लगे हैं। दिसंबर 2022 में बिहार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, 5 लोग अरेस्ट हुए। नवंबर 2022 में पीएफआई के लीडर को पकड़ा गया था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के लिए। नवंबर में ही आजमगढ़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सितंबर 2022 में पुणे में पीएफआई के मेंबर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अगस्त 2022 में राजस्थान में 2 बंदों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यह आपके सामने पिछले 1 साल के उदाहरण हैं। अब आप बताइए कि एक फेल्ड स्टेट, एक ऐसी जगह है जिसे भारत से तोड़कर बनाया गया और भारत के सबसे उपजाऊ भाग को छीन कर बनाया गया, वो जगह इन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बर्बाद कर दी। उस जगह के जिंदाबाद के नारे क्यों लगाएंगे कुछ लोग? क्योंकि ये लोग स्वयं रेडिकल हैं। क्या अंत है इस विपदा का? भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान को स्टडी करना चाहिए। यदि मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बाहर निकालना चाहिए।
पाकिस्तान को स्टडी करके, वहां का हाल स्टडी करके, नहीं तो उनका अंत भी वही होना है जो पाकिस्तान का हो, और उनके साथ भारत का भी। जो लोग सोना उगलने वाली धरती को बर्बाद कर सकते हैं, यदि भारतीय माइनॉरिटी या कुछ और लोग उनकी चरण वंदना करें तो मस्तिष्क का ऑपरेशन आवश्यक है। निर्णय आपके हाथ में है। हाथ में कटोरा चाहिए या भारत की ग्रोथ में सहायक बनना है। भारतीय मुसलमानों के आइकॉन्स अब्दुल कलाम या निखत जरीन होने चाहिए, बुरहान या याकूब नहीं। अंतिम निर्णय आपको ही करना। कैसा लगा ये वीडियो हमें बताएं। इन्फॉर्मेटिव लगा तो भारत के अंतिम व्यक्ति तक जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक जरूर करके जाना मेरे भाई, पहले प्यार की कसम है तुम लोगों को। सपोर्ट कर सकते हैं हमारे काम को patreon.com या फिर UPI के माध्यम से। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। सपोर्ट वांछनीय है, चैनल इसी से जीवित रहता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो दिख रहा है ना, वो उससे भी अच्छा लगने वाला है, उसे जरूर देख लीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।